नमस्कार। आज 9 सितंबर है। बाकी दिनों की तरह आज भी कई जगह पर नामांकन भरे गए, लेकिन रेवाड़ी के लिए आज का दिन खास रहा। खास इसलिए क्योंकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह दोनों ही यहां पर लगभग एक समय पर पहुंचे और इसके साथ ही कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों का आज पहला नामांकन था। अगर हम रेवाड़ी की बात करें और आज के कार्यक्रमों की बात करें तो पहले राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी पार्टी के रेवाड़ी से उम्मीदवार लक्ष्मण यादव का नामांकन जमा करवाया। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चिरंजीव राव का नामांकन जमा करवाने पहुंचे। दिन भर के बिजी शेड्यूल के बीच हुड्डा कैप्टन यादव के और चिरंजीव राव के आवास पर भी पहुंचे और चिरंजीव का हौसला भी बढ़ाया। आज हम पहले आपको चिरंजीव राव और लक्ष्मण यादव के नामांकन के समय जुटी भीड़ की झलक दिखाते हैं, उनका शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं। आपने वीडियो देखा। अब अहिरवाल की राजनीति के आलोक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा व राव इंद्रजीत की राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं। भाजपा के लक्ष्मण और कांग्रेस के चिरंजीव राव के नामांकन अवसर पर जुटी भीड़ की भी चर्चा करेंगे। राव इंद्रजीत सिंह ने पत्रकारों से जो कुछ कहा उस पर भी बात करेंगे। पूरे अहिरवाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं जेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद और मैं हूं आपके साथ कोमल राव। सर, शुरुआत करते हैं आज के नामांकन कार्यक्रमों से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव इंद्रजीत सिंह दोनों लगभग एक समय पर रेवाड़ी पहुंचते हैं और जब इन दोनों की बात आती है तो ये कहा जाता है कि ये दोनों सामाजिक स्तर पर मित्र हैं, क्योंकि एक साथ पढ़े लिखे हैं, सहपाठी रहे हैं। और ऐसी भी खबरें आती हैं अंदर खाने से कि चुनाव में जब सीटों का बंटवारा होता है तो कुछ सीटों पर इनकी मिलीभगत रहती है। इन चुनाव में 2024 के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं हरियाणा में, इन चुनाव में आप दोनों की केमिस्ट्री कैसे देख रहे हैं? अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बात करते हैं, तो इस बार अहिरवाल में इन दोनों की केमिस्ट्री को कैसे देख रहे हैं और कौन कितने पानी में है? कोमल, आपने 2-3 बातें कही है। उनमें से पहली बात तो ये है कि दोनों एक साथ रेवाड़ी पहुंचते हैं जी। तो ये तो महज संयोग है कि दोनों के ही जो कैंडिडेट थे, दोनों के ही कैंडिडेट थे। लक्ष्मण यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनका नामांकन कराने के लिए राव इंद्रजीत को आना था और चिरंजीव राव का नामांकन कराने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आना था। अगर राजनीतिक घटनाक्रम को हम पूरे समेटते हुए परिप्रेक्ष्य में देखें तो दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों को आशीर्वाद दिया यहाँ पहुंच करके। लक्ष्मण यादव की ताकत राव इंद्रजीत सिंह है जी। चिरंजीव राव की ताकत भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है और कांग्रेस भी है। लक्ष्मण के साथ अभी क्या करना है कि लक्ष्मण की ताकत भारतीय जनता पार्टी को बनना है जी। तो हम ये कह सकते हैं दोनों संयोग से एक ही दिन यहाँ पहुंचे हैं। आपने दोनों की केमिस्ट्री जानना चाहे कि दोनों कौन कितने पानी में। देखिए, जब हम इस बेल्ट की बात करें, पूरे अहिरवाल बेल्ट की, तो दोनों की राजनीति को आप समझ लें एक बार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास अहिरवाल में अपनी ताकत नहीं है जी। ठीक है, जाट कम्युनिटी में वोट है उनके अपने। बाकी जो उनके पास ताकत दिखाई पड़ती है वो उन लोगों की ताकत दिखाई पड़ती है, उन नेताओं की ताकत दिखाई पड़ती है जो 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल में रहे हैं, उनके साथ विधायक रहे हैं। आप नांगल चौधरी से लेकर के गुड़गांव तक देखेंगे तो ज़्यादातर चेहरे आपको, चाहे अनीता यादव है, राव नरेंद्र सिंह है, कैप्टन अजय सिंह यादव है, चिरंजीव राव है, वहाँ पर राव धर्मपाल के बेटे हैं वीरेंद्र यादव है, तो सारे के सारे, चाहे नई पीढ़ी में देख लीजिए, चाहे वर्धन है, चाहे मोहित है, सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लगे हुए हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ एक ताकत दिखाई पड़ते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनके पास व्यक्तिगत रूप से यहाँ के छत्रप जुड़े हुए हैं जो है, इसलिए वो ताकतवर है। राव इंद्रजीत सिंह दूसरे मायने में ताकत है कि यहाँ का आम वोटर वो राव इंद्रजीत के साथ व्यक्तिगत जुड़ा हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी और राव इंद्रजीत अलग अलग होते हैं तो एक और एक उनको 2 ही ताकत बन पाती है, लेकिन जब दोनों एक होते हैं तो 1 और 1 11 की ताकत बन जाती है।
कुछ स्थानों पर छत्रप अपने आप भी भारतीय जनता पार्टी में मजबूत है। बादशाहपुर में राव नरवीर को देखेंगे तो मजबूत है जी। आप वहाँ नांगल चौधरी में देखेंगे राव अभय सिंह को मजबूत है। लेकिन बाकी ऐसी अहिरवाल की कई सीटें हैं जहाँ पर राव इंद्रजीत की मदद की जरूरत पड़ती है। बादशाहपुर में भी राव इंद्रजीत का प्रभाव है, नांगल चौधरी में भी प्रभाव है। मतलब अगर कम अंतर की हार जीत हो रही हो तो राव इंद्रजीत एक बड़ा कारण बन जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में हम कह सकते हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो ताकत रोहतक, झज्जर, सोनीपत में है, वही ताकत राव इंद्रजीत की गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में है। तो दोनों के पास बराबर की ताकत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चूंकि चीफ मिनिस्टर रह लिए, इसलिए उनकी ताकत पूरे हरियाणा में ज़्यादा है। पूरे हरियाणा में उनके साथ छत्रप है, इसलिए उनके पास ताकत है। आप अहिरवाल की राजनीति पर बात कर रही हैं मुझसे, तो मैं अहिरवाल के तीनों जिलों की आपको राजनीति बता दूं। तीनों जिलों में राव इंद्रजीत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों सहमात का खेल खेलना चाहेंगे। बड़ी सूझबूझ करके कैंडिडेट जो उतारे जा रहे हैं। तो यहाँ पर एंटी राव भी उतरेंगे और प्रो राव भी उतरेंगे। पार्टी कुछ सीटें राव इंद्रजीत के कहने से दे रही है, कुछ सीटों पर राव इंद्रजीत की सहमति ले रही है। जैसे लक्ष्मण यादव है, राव इंद्रजीत की पहली पसंद यहाँ कौन थे? सुनील मूसेपुर या मंजू यादव। लेकिन पार्टी ने राव की सहमति किस पर ली? लक्ष्मण यादव के नाम पर। इसी तरह आप ये देखेंगे कि गुड़गांव में मुकेश शर्मा के नाम पर सहमति ली गई है। पटौदी में जो चेहरा आएगा वो भी मान रहे हैं राव इंद्रजीत की पसंद का चेहरा आएगा। तो राव इंद्रजीत सिंह पूरी ताकत लगाएंगे कि किसी भी तरह से ये 11 सीटें हैं उनके प्रभाव के कारण भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए। राव इंद्रजीत सिंह इसलिए ताकत लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बेटी को टिकट दी है और राव इंद्रजीत सिंह नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी विपक्ष में बैठे। आज प्रेस वार्ता हो रही थी लक्ष्मण यादव ने जब नामांकन भरा उसके बाद, तो राव इंद्रजीत हुड्डा को सीएम बनने के सवाल के जवाब में कहते हैं कि एक हफ्ता बहुत कुछ बदल देता है। उसके पीछे क्या राजनीतिक गणित है? कोमल, राव इंद्रजीत इंतजार कर रहे हैं कि जो 4 विधानसभा सीटें बची हुई है, महेंद्रगढ़ और नारनौल, बावल और पटौदी, इन चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उनकी पसंद को कितनी अहमियत देती है। मैं आपको फिर बता दूं, अगर राव इंद्रजीत की पसंद को इन सीटों पर अहमियत नहीं दी गई तो शायद राव का इशारा यही था कि वह कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। बाकी उसको सकारात्मक वे में देखें कि राव तो रहस्य में छोड़ गए पूरी बात। अगर सकारात्मक वे में देखे तो राव इंद्रजीत एक सप्ताह के भीतर, वो ये कहना चाह रहे थे, पूरे इलेक्शन को बहुत ताकत से उठाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा जब हम इलेक्शन को बहुत ताकत से उठाएंगे? एक सप्ताह बहुत होता है। वो एक सप्ताह में पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की बात कर रहे हैं कि अहिरवाल में हम इस तरह चुनाव लड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही नजर आएगी सभी सीटों पर, जो है ऐसा वो दिखाना चाह रहे हैं। बाकी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चाहेंगे कि अहिरवाल में उनका प्रभुत्व कायम रहे, इसलिए वो चिरंजीव राव को भी आशीर्वाद देते हैं, दान सिंह को भी आशीर्वाद देते हैं। वो सब जगह जाएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुनिश्चित करेंगे कि उनकी जीत सुनिश्चित हो, उनके कैंडिडेट्स की जीत सुनिश्चित हो। लेकिन एक भीतरघात का एक बड़ा खतरा जो है, बहुत तेजी से ये चर्चा चल रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कम सीटों पर कांग्रेस की जीत चाहते हैं। ये कुछ दिन में ये स्पष्ट हो जाएगा, आपको हम बता देंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गणित किस तरफ जा रहा है। यहाँ रेवाड़ी में ही हम देखेंगे, दूसरी सीटों पर देखेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के डायरेक्ट टच के बहुत सारे लोग हैं। अगर वो कंधे से कंधे मिलाकर, कंधा मिला करके चिरंजीव राव के साथ नजर आए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीयत में खोट देखने का कोई कारण नहीं बनेगा। आज हम नामांकन के समय देखें तो विष्णुदत्त शर्मा भी और भी बहुत सारे थे, दीवान सिंह चौहान जैसे, जो डायरेक्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टच में, वो कैप्टन यादव के नामांकन अवसर पर मौजूद थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई फूट पार्टी में आएगी। कांग्रेस पूरे दमदार तरीके से चुनाव लड़ेगी। कैप्टन अजय सिंह यादव भी अपने बेटे को दमदार तरीके से जो है दूसरा चुनाव लड़वाना चाहे। आज हम अहिरवाल की 3 जिलों की सीटों पर बात कर रहे हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। शुरुआत रेवाड़ी से हमने कर दी है। अब रेवाड़ी में जब हम उम्मीदवारों को देखते हैं, कांग्रेस से चिरंजीव राव और भाजपा से विधायक लक्ष्मण यादव, जब हम इन्हें देखते हैं तो यहाँ पर क्या समीकरण रहने वाले हैं दोनों के बीच, भाजपा और कांग्रेस? हालांकि रेवाड़ी में निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, तो पूरा समीकरण क्या रहेगा? देखिए कोमल, रेवाड़ी में अभी जो समीकरण दिख रहा है वो 2019 जैसा समीकरण दिख रहा है। 2019 में रणधीर सिंह कापड़ीवास बागी होकर के चुनाव मैदान में उतर गए थे। इस बार सतीश यादव बागी होकर के चुनाव मैदान में उतर गए। रणधीर सिंह कापड़ीवास हजारों में वोट ले गए थे, 35,000 के आसपास, 33,000 के आसपास उन्होंने वोट ली थी, लेकिन चुनाव हार गए थे। लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरवा दिया। अब सतीश यादव चुनाव मैदान में है। रणधीर सिंह कापड़ीवास भी तब जीत की लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसा नहीं है जो। अब सतीश यादव भी जीत के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वो वोट कटवा की भूमिका में नहीं है। सतीश यादव
पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं और सतीश यादव को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के ही असंतुष्ट चेहरे, विशेष रूप से उन्हें धारूड़ा क्षेत्र के कुछ नेताओं से पूरी उम्मीद है, वो उनकी मदद करेंगे और वो एक बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। जो तो 6-7 दिन में रेवाड़ी का समीकरण उभरेगा। अभी तो आप यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हो। त्रिकोणीय मुकाबले में चिरंजीव राव, सतीश यादव और लक्ष्मण यादव, अब तीनों को ही आप बहुत मजबूत मान सकते हो। लेकिन सन्नी यादव, उनका चुनाव कैसा उठ पाएगा 11 तारीख को हम देखेंगे। वो 11 तारीख को नामांकन करेंगे, उसके बाद हो सकता है रेवाड़ी में चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाए। अब बात करते हैं रेवाड़ी जिले की बची 2 सीटों की, बावल और कोसली। कोसली में भाजपा ने अपना उम्मीदवार अनिल डहीना घोषित कर दिया है। इसके अलावा दोनों ही जगह पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। ना बावल में भाजपा और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है और कोसली में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो यहाँ पर समीकरण क्या रह सकते हैं, कौन चेहरे आ सकते हैं? कोमल, जब तक पहलवानों की कदकाठी नहीं देखी जाए, जब तक कोई फैसला नहीं हो सकता। कोसली में भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत की पसंद का उम्मीदवार उतारा है। हालांकि वो उनकी सेकंड चॉइस है, लेकिन उनको हम फर्स्ट चॉइस ही मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से रवि यादव उनके नज़दीक थे, ऐसे ही अनिल डहीना भी राव इंद्रजीत के नज़दीक है। अनिल डहीना की जीत के लिए राव इंद्रजीत ताकत लगाएंगे। और वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जगदीश यादव के आने की संभावना है। राव यादवेंद्र भी पूरी तरह से डटे हुए हैं, उनके भी चांस हैं। और एक नया चौंकाने वाला नाम राहुल राव भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो कोसली में जब नए नाम आएंगे निकल करके, सामने कांग्रेस का उम्मीदवार आएगा, तब जा करके जो हम बता पाएंगे कि कोसली में क्या होने जा रहा है। फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच वहाँ टक्कर होनी है। जगदीश यादव को भी कमजोर नहीं मानना चाहिए और बाकी जो चेहरे सामने आएंगे उनके आधार पर हम बताएंगे। इसी तरह बावल में हम ये देख रहे हैं, हमें जो ऐसा महसूस हो रहा है कि बावल में जो चेहरा आएगा भारतीय जनता पार्टी का, उसमें हम डॉक्टर बनवारी लाल का नाम कटता हुआ देख रहे हैं इस बार। लेकिन अभी उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है, मनोहर लाल उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो हो सकता है राव इंद्रजीत हाँ भर ले अंतिम समय पर। लेकिन फिलहाल हम बावल में देख रहे हैं एक नया नाम आपको मैं बता रहा हूँ, पहले भी एक बार हमने जिक्र किया था, भरत सिंह हरचंदपुर, वो आ सकते हैं। डॉक्टर संजय मेहरा आ सकते हैं भाजपा की टिकट पर। और कांग्रेस की टिकट पर ज़्यादा संभावना नीलम भगवाड़िया की है, लेकिन डॉक्टर ML रंगा भी अभी मैदान में डटे हुए हैं। बाकी राजस्थान के नेता भी अपनी ताकत लगा रहे हैं, टीकाराम जूली वगैरह, मुकेश जूली के लिए। तो नेता कई हैं जो ताकत लगा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है नीलम भगवाड़िया को टिकट जा सकती है या डॉक्टर ML रंगा को टिकट जा सकती है। तो बावल का मैदान जब सजेगा, चेहरे जब सामने आ जाएंगे, तब हम आपको बताएंगे। अब महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं महेंद्रगढ़ से। यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार रावदान सिंह घोषित कर दिया है। भाजपा की तरफ से अभी कोई चेहरा आया नहीं है। तो यहाँ पर आप किसे देख रहे हैं कि भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा? क्योंकि 12 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन है, तो अब तो उम्मीदवार तय ही हो चुके होंगे। और वहाँ क्या समीकरण रहने वाले हैं फिर? कोमल, अब तो आम आदमी पार्टी भी बीच में आ गई है, तो महेंद्रगढ़ जिले में उनके भी कैंडिडेट आ रहे हैं। तो सारा समीकरण तो कुछ समय बाद बनेगा। फिलहाल हम देखते हैं, एक खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा फैसला लेने जा रही है। रामविलास शर्मा की टिकट पर कैंची चलने जा रही है, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है, राव इंद्रजीत सिंह पूरी तरह उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो हो सकता है इस पैरवी का असर पड़े और रामविलास शर्मा को टिकट मिल जाए। अगर प्रोफेसर रामविलास शर्मा को टिकट नहीं मिलती है, तो उनकी पसंद से देवेंद्र खातोद या कोई और चेहरा मैदान में उतारा जाएगा। फिलहाल वहां पर दान सिंह बनाम भाजपा के अज्ञात पहलवान के साथ मुकाबला दिख रहा है। तो जब अभी तो दान सिंह मैदान में हैं, तो जैसे ही समीकरण बनेंगे तो महेंद्रगढ़ के बारे में फिर चर्चा होगी। जो और दूसरी आप नांगल चौधरी की बात कर रहे हैं, तो नांगल चौधरी में डॉक्टर अभय सिंह को जो टिकट दी है भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने मंजू चौधरी को दी है। नांगल चौधरी के समीकरण समझ लीजिए कि वहाँ पर जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, कांग्रेस की उम्मीदवार है, वो गुर्जर समुदाय से है, और जो भाजपा का उम्मीदवार है वो यादव समुदाय से है। तो वहाँ पर जो गणित रहने वाला है, वो भाजपा की ताकत अगर राव इंद्रजीत बनते हैं, राव इंद्रजीत पूरी ताकत लगाते हैं अभय सिंह के पक्ष में, तो चुनाव बिल्कुल भाजपा एक तरफा भी जो है वहाँ जीत सकती है। जो है एक तरफा तो अभी माहौल में हम नहीं कहेंगे, लेकिन भाजपा वहाँ मजबूत स्थिति में आ सकती है। लेकिन वहाँ तो पहले से ये चर्चा चल रही है कि राव इंद्रजीत के जो चहेते लोग हैं वे डॉक्टर अभय सिंह यादव की मदद नहीं करेंगे। उनके बारे में ये चर्चा अभी से चल रही है कि वो मंजू चौधरी की मदद करेंगे। राव इंद्रजीत उनको कितना संभाल पाते हैं, अपने समर्थकों को कितना रोक पाते हैं, भाजपा को ही वोट देने के लिए कितनी ताकत से उनको समझा पाते हैं, ये उस पर निर्भर करेगा। इसलिए हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। अटेली की बात करें तो अटेली से भाजपा उम्मीदवार तो आरती राव है, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी, और सामने कांग्रेस का उम्मीदवार अभी आया नहीं है।
हाँ, अटेली प्रतिष्ठापूर्ण सीट है। जो राव इंद्रजीत के विरोधी हैं वो पूरी तरह आरती राव को घेरने का प्रयास करेंगे और आरती राव को बाहरी बताने के आधार पर बाहरी बता करके उन्होंने अपना विरोध भी शुरू कर दिया है। आरती राव को लेकर के, आरती राव को वहाँ बहुकोणीय मुकाबले का सामना, वहाँ ठाकुर रतनलाल हैं, दूसरे चेहरे हैं, अभी कांग्रेस का चेहरा नहीं है, वो भी गंभीर चेहरे हैं जो मैं नाम ले रहा ठाकुर रतनलाल का। तो वहाँ पर आरती राव को बाहरी की जो काट है उसका जवाब जो है देना पड़ेगा और आरती ने ऐसा शुरू कर भी दिया है। तो आरती बाहरी इस लिहाज से नहीं है क्योंकि उनके दादा वहाँ से विधायक रहे थे। राव वीरेंद्र की सीट है वो, परंपरागत सीट, और अहिरवाल को राव वीरेंद्र का पर्याय माना जाता है, उनसे अलग नहीं माना जाता। तो जो बाहरी का मुद्दा वहाँ आरती के साथ नहीं चलेगा, ये मैं आपको बता दूं। वहाँ तो आरती को खतरा सिर्फ एक ही है, भीतरघात का। भीतरघात अगर पार्टी के भीतर अंदर उनकी बगावत हुई, उनका विरोध हुआ, तो आरती को थोड़ी मुश्किल झेलनी पड़ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पूरा जो महेंद्रगढ़ जिला है, लोकसभा चुनाव में भी अच्छा परिणाम दिया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही दिया। तो महेंद्रगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के लिए उर्वरा जमीन है, उपजाऊ जमीन है, तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी महेंद्रगढ़ जिले में। नारनौल में अगर हम नारनौल की बात करते हैं तो दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, तो अब वहां पर उम्मीदवार कौन हो सकते हैं अगर हम ये बात करें तो? कोमल, मेरे ख्याल से तो वहाँ पर ओम प्रकाश एडीओ हैं, राव इंद्रजीत का भी उनको शायद आशीर्वाद मिल जाएगा। ओम प्रकाश एडीओ चुनाव मैदान में आने चाहिए। बाकी तो नए नाम भी राव इंद्रजीत ने कोई दिए होंगे, पर मुझे लगता है ओम प्रकाश एडीओ का नाम भी राव इंद्रजीत ने दे दिया है और अपनी पसंद भी पार्टी को बता दी, ऐसा मेरा मानना है सूत्रों से जो खबरें मिल रही है उस हिसाब से। तो ओम प्रकाश एडीओ वहाँ लोकप्रिय है और कांग्रेस का कौन सा चेहरा आएगा और वो कितना लोकप्रिय होगा, ये चेहरा मैदान में आने के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे। नारनौल के लिए फिलहाल हमको इंतजार करना चाहिए कांग्रेस के उम्मीदवार का। अब हम गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं गुड़गांव से, जहां दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में है मुकेश शर्मा और कांग्रेस की तरफ से है मोहित ग्रोवर। वहां पर मुकाबला कैसा होगा? कोमल, जब हम देखते हैं कैडर बेस कि यहाँ के मतदाता किस माइंड के हैं, तो गुड़गांव और बादशाहपुर दोनों की एक साथ ही मैं चर्चा कर लेता हूँ। दोनों हमको भाजपा माइंडेड लगते हैं, लेकिन हरियाणा में जाति समीकरण जो है वो बहुत प्रभावी है, वो उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। गुड़गांव में पंजाबी समुदाय के मतदाता लगभग 90,000 हैं। कम ज़्यादा हो सकते हैं, कोई ज़्यादा बता देते हैं, कोई कम ज़्यादा, 80 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं। तो हम जो है ये बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा है मोहित ग्रोवर, वो पंजाबी समुदाय से हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समुदाय से मुकेश शर्मा को टिकट दी है। अगर वहाँ पर नवीन गोयल निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, नवीन गोयल भाजपा से टिकट मांग रहे थे, उनके टिकट पर कैंची चली है, तो नवीन गोयल अगर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेगी। कांग्रेस के पास पंजाबी समुदाय के साथ साथ जाट समुदाय का वोट बैंक है, एससी समुदाय का वोट बैंक है। कांग्रेस बिल्कुल मजबूती से वहाँ पर ताकत से चुनाव लड़ेगी गुड़गांव में। बादशाहपुर का समीकरण फिलहाल हमको राव नरवीर सिंह के पक्ष में दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में हम वर्धन यादव को कमजोर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वह युवा हैं, उनके ऊपर कोई किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उन्होंने जिस तरह की मेहनत की, पसीना बहाया है, वह घर घर तक पहुँचे हैं, उससे उनकी संभावना बलवती है, प्रबल भी है। लेकिन उनके साथ नेगेटिव पॉइंट जो मुझे दिख रहा है, जो उनके सामने सबसे बड़ा खतरा जो मुझे नज़र आ रहा है, वो ये है कि कुमुदनी राकेश दौलताबाद चुनाव मैदान में आएंगे। तो कुछ गाँव के लोगों ने मिलकर उनको उम्मीदवार पिछले दिनों बनाया था। वो जाट समुदाय के ज़्यादातर गाँव हैं, तो जाट समुदाय को इस समय कांग्रेस का कोर वोट माना जा रहा है। अगर जाट समुदाय उधर जाते हैं कुमुदनी की तरफ, तो वर्धन यादव की राह मुश्किल हो जाएगी और राव नरवीर सिंह का चुनाव बेहद आसान हो जाएगा। तो बादशाहपुर की और गुड़गांव की ये स्थिति मैंने आपको बताई दोनों विधानसभा सीटों की। और पटौदी पे दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, तो वहां पर किसके ज्यादा चांस है आने के, भाजपा और कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं? और वहां पर कोमल, मेरा तो सीधा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी से बिमला चौधरी या उनके बेटे रवि चौधरी ये आ सकते हैं, और कांग्रेस से सुधीर चौधरी का नाम चल रहा है। और एक शर्त जो आई कि 2 बार के हारे हुए के नहीं देंगे, तो मुझे लगता नहीं इस शर्त को पार्टी मानेगी। कुछ और भी नाम चल रहे हैं, इसलिए मैं कोई एक नाम कांग्रेस की तरफ से नहीं बता रहा, पर मेरी तरफ से ये मानना है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिमला चौधरी या उनके बेटे या कोई और भी चेहरा हो सकता है, पर मेरी तरफ से 2 ही नाम मैं बता रहा हूं। टक्कर कैसी रहेगी?
टक्कर भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपर हैंड रह सकती है, कांग्रेस का कोई कमजोर चेहरा आया तो, लेकिन फिलहाल कांग्रेस का चेहरा आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या समीकरण बनता है। अब एक सीट बच जाती है सोहना, अंतिम सीट है ये गुरुग्राम जिले की जिस पर हमें बात करनी है। यहाँ पर क्या मुकाबला देख रहे हैं आप दोनों पार्टियों के बीच? अभी भाजपा का उम्मीदवार आया नहीं है, कोमल उम्मीदवार नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस इसको अपनी सेफ सीट मानकर चल रही है। जो सेफ सीट इसलिए मानकर चल रही है कि जो दलित, मुस्लिम और जाट समुदाय का जो समीकरण है, उस समीकरण को जब देखते हैं तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो है संख्या, अनुसूचित जाति की संख्या है। इस गणित के आधार पर जो है वहाँ पर कांग्रेस खुद को मजबूत मान रही है। भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समुदाय से वहाँ अपना कैंडिडेट दिया है तेजपाल तंवर को। आम आदमी पार्टी ने भी गुर्जर समुदाय से जो कैंडिडेट दिया है, मेरे ख्याल से धर्मवीर खटाना को दिया है टिकट, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो हमारा ये मानना है कि वहाँ पर जो है मुकाबला जो है बहुत कड़ा होगा और कांग्रेस जो है वो भाजपा को कड़ी टक्कर देगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। आपने रेवाड़ी में आज दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर समीक्षा सुनी, समीकरण क्या रहेंगे रेवाड़ी में वो सुना, और अहिरवाल के 3 जिलों की विधानसभा सीटों का आपने पूरा राजनीतिक समीकरण सुना। ऐसी ही तमाम चर्चाओं के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।